आज मुझे अपने मंगेतर से मिलने जाना था, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी सारे काम ख़त्म कर रही थी। ऑफ़िस से छुट्टी हुई तो मैंने गाड़ी का रुख मार्केट की तरफ मोड़ लिया क्योंकि वहीं पर हमारी मुलाकात तय थी। मैं बहुत तेज़ रफ़्तारी से ड्राइव कर रही थी क्योंकि मैं पहले ही 15 मिनट लेट हो चुकी थी। वक़्त के मामले में मैं बहुत पाबंदी करती थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मुझे देर हो गई हो। क्योंकि ना मुझे इंतज़ार करना पसंद था और ना ही किसी को इंतज़ार करवाना। मेरा इरादा तो यही था कि मैं जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ते में एक सिग्नल पर गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं सिग्नल खुलने के इंतज़ार में थी कि एक हिजड़ा मेरी गाड़ी के शीशे के पास आकर भीख मांगने लगा। उसका अजीबो-गरीब सा हुलिया और उसकी शक्ल देखकर मुझे घिन आई और मैंने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा। मुझे बचपन से ही हिजड़े बहुत बुरे लगते थे। मैंने कभी उनको नज़र उठाकर नहीं देखा था और ना ही मैं उनके करीब जाती थी। मैं हमेशा उनसे फासले पर ही रहती थी। अभी भी मैंने उसकी तरफ देखे बगैर उसे वहाँ से जाने को कह दिया, मगर वो वहाँ से नहीं टला और मुस्तकिल मुझसे भीख मांगता रहा। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना भरता, मैं बाहर बाहर निकल कर इस उजड़े को कुछ उल्टा सीधा कहती कि इतने में सिग्नल खुल गया और मैं गाड़ी तेज़ी से आगे भगाकर ले आई और सुकून का सांस लिया कि शुक्र है कि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, वरना मेरा बाकी का सारा दिन ख़राब गुजरता। जाने मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता था कि जिस चीज़ से, जिस इंसान से मैं जान छुड़ाने की कोशिश करती थी, वही बार बार मेरे सामने आ जाता था। अभी भी वही हुआ। जैसे ही मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगी तो वही दरवाजे पर फिर से एक हिजड़ा मुझसे टकरा गया और ताली बजाते हुए मुझसे पैसे मांगने लगा। मैं पहले से ही गुस्से में थी। उसके यूं रोकने पर मुझे और गुस्सा चढ़ गया और मैंने उसे एक तरफ धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? आज के बाद मुझसे टकराए तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे तो नफ़रत है तुम जैसे लोगों से। मुझे घिन आती है, इसलिए दोबारा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करना। वो बेचारा रोते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे हाथ पे चोटें आई थीं, लेकिन उस वक्त मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और मुझे जल्द से जल्द अंदर पहुंचना था, जहां मेरा फियांसे मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। वो कहने लगा, बाजी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपने मुझे भीख नहीं देनी थी तो आप मुझे नज़रअंदाज करके गुजर जाती, मगर आपने मुझे नीचे गिराया और इतनी बातें भी सुनाई। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उस हिजड़े की बातें सुनकर तो मेरा पारा और हाई हो गया। एक तो उसकी इतनी बड़ी गलती कि वो मेरे सामने आया और उस पर अब बातें सुना रहा है। मैंने आओ देखा ना ताओ उसको थप्पड़ मार दिया। इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होने लगे, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। मैंने अपने मंगेतर को भी इस बारे में बताया तो वो उल्टा मुझे समझाने लगा। कहने लगा कि तुम्हें इन जैसे लोगों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। मुझे उसके समझाने का भी बेहद बुरा लगा। शायद उस वक्त मेरा दिमाग बहुत ही गर्म हो रहा था। वो शायद ठीक ही कह रहा था। मुझे वाकई इस तरह से नहीं करना चाहिए था कि मैं उसे थप्पड़ मार देती, लेकिन मैं क्या करती। हिजड़ों और इन जैसे लोग मुझे बचपन से ही अच्छे नहीं लगते। एक अजीब सी चिढ़ होती है और मैं कोशिश करती कि इन लोगों से दूर रहूं और अगर वो मेरे सामने आते तो मैं नज़रअंदाज कर दूं। बचपन में भी जब मैं कभी हिजड़ों को देख लेती तो कई कई दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और अगर कोई दरवाज़ा खटखटा कर पैसे मांगता तो भी माँ ही पैसे देने जाती थी। मुझे शुरू दिन से ही उनसे नफ़रत थी और ये नफ़रत बड़े होने तक कायम थी। मैं अक्सर ये कहती थी कि इन जैसे लोगों को का हमारी ज़िंदगियों में और हमारे इर्द गिर्द रहने का क्या काम है? ये सब कहीं इकट्ठे होकर अपना एक अलग शहर क्यों नहीं बना लेते? हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच में क्यों रह रहे हैं? जब छोटी थी तो शुरू में ये नफ़रत इतनी नहीं थी, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो हिजड़ों से मेरी नफ़रत भी बढ़ने लगी और आज मैं इस हद तक पहुंच चुकी थी कि मुझे उनकी शक्ल देखने से भी घिन आती थी। इसलिए जब भी कोई मुझसे रास्ते में ऐसा इंसान टकराता तो मैं उसकी शक्ल देखने की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। अभी भी मैं अपने आप को गलती समझा रही थी कि उसका कसूर था कि वो मेरे सामने आ गया था। मुझे लगा था कि मेरा मंगेतर मेरी हिमायत करेगा, मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, लेकिन उसने मेरा नहीं बल्कि उस हिजड़े का साथ दिया और कहने लगा कि जिस शख्स को तुम थप्पड़ मार कर आई हो उसका कोई कसूर नहीं था, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तो आज तक अपनी किसी सहेली वगैरह से भी माफ़ी नहीं मांगी, तो उस हिजड़े से माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैं गुस्से में वहाँ से उठकर अपने घर चली आई। बाद में मुझे मेरे मंगेतर का फ़ोन आया और उसने माफ़ी मांगी कि आज के बाद वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा। ये शादी मेरी पसंद से हो रही थी। मैं उसे मंगनी से पहले जानती भी नहीं थी, मगर मंगनी के बाद वो मुझे अच्छा लगने लगा था और उसके बारे में और जानने के लिए ही तो हमने वो मुलाकात रखी थी, जो उस हिजड़े की वजह से नाकाम हो गई थी। बहरहाल
2-3 बातों के बाद मैंने उसकी तरफ से दिल साफ़ कर लिया, क्योंकि बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली थी। तो ये बेहतर नहीं था कि हम पहले से ही किसी दूसरे की वजह से लड़कर अपना ताल्लुक़ ख़राब कर लें। मेरा ख़्याल था कि जितना बुरा मैंने उस हिजड़े के साथ किया है, उसके बाद तो वो कभी मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। मगर ये मेरी भूल थी, क्योंकि एक दिन फिर मैंने उसे देखा। मैं शॉपिंग करने बाज़ार गई हुई थी और एक दुकान से बाहर निकल रही थी कि वो फिर से ताली बजाता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मेरा चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो गया, जबकि शायद उसने मुझे अभी तक नहीं देखा था, तभी बार-बार सर झुकाए हुए पैसे मांग रहा था। जैसे उसने चेहरा उठाकर मुझे ऊपर देखा तो मुझसे नज़रें मिलते ही वो चौंक गया और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मैंने नफ़रत से उसे मुखातिब करते हुए कहा कि लगता है उस दिन का थप्पड़ तुम भूल गए हो। शायद तुम्हें एक थप्पड़ की अभी भी कमी थी, जो तुम दोबारा मेरे सामने आ गए हो। वो रुआँसा होकर कहने लगा कि बीबी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी तो रोज़ी रोटी ही लोगों से मांग कर पूरी होती है। मैंने उसके हाथ में मौजूद पैसों वाला डिब्बा उठाकर दूर फेंक दिया। उसके अंदर जो चंद सिक्के और नोट थे वो ज़मीन पर बिखर गए। मैंने उसे नफ़रत से धुतकार दिया और सख्ती से कहा, आइंदा मुझे तुम मेरे साथ रास्ते में नज़र आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। इतने सख्त रवैये पर उसकी आंखें बरसने लगीं और वो रोते हुए कहने लगा कि बीबी, हिजड़ों की बद्दुआ से डरो। मैंने कहा कि तुम जैसे लोगों की दुआ बद्दुआ में कोई असर नहीं होता, इसलिए तुम जो मर्जी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आगे बढ़कर अपनी कार में बैठने लगी कि उसकी आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिया। उसने मुझे बद्दुआ दी थी। उसने कहा कि बेगम साहिबा, तुम्हें हम जैसे हिजड़ों से नफ़रत करती हो ना, तो मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारी शादी भी किसी हिजड़े से होगी। पहले तो ये सुनकर मैं एकदम लम्हे को काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन फिर उसकी बद्दुआ सुनकर मैं हंस दी। भला मेरी शादी किसी हिजड़े से कैसे हो सकती थी? मेरी शादी तो पहले से ही तय थी और चंद दिन बाद मेरी शादी हो जानी थी। मैं अपने मंगेतर को अच्छे से जानती थी और मेरे मम्मी पापा ने भी अच्छे से देखभाल करके ये रिश्ता किया था। तो ऐसे में उस बेचारे हिजड़े की बद्दुआ मुझे कहाँ से लगनी थी? मैंने हंसकर अपने बैग में से चंद नोट निकाले और उनको फाड़ते हुए उसके आगे फेंक दिया और मैंने कहा कि ये तुम्हारी औकात, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम इनके काबिल भी नहीं हो। मैंने उसे बुरी तरह से धुतकारा था और उसकी बद्दुआएं सुनते हुए अपने घर तक आ गई थी। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैं घर पर आई तो मम्मी पापा को शादी की प्लानिंग करते हुए देखा। वो दोनों प्लान बना रहे थे कि मेहंदी वाली रात हिजड़ों को बुलाकर डांस करवाया जाए। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि एक भी हिजड़ा मुझे अपने घर पर या घर के आसपास भी नज़र आया तो मैंने शादी से इनकार कर देना है। आपको पता है ना कि मुझे हिजड़े किस कदर नापसंद है। मैं उनसे नफ़रत करती हूँ, फिर आप उनको घर पर बुलवाने की बात कैसे कर सकते हैं? पापा कहने लगे कि बेटा, मुझे तो यही लगा था कि तुम्हारे बचपन की बात है, अब तुम्हारे ख़यालात बदल गए होंगे, मगर तुम तो अब भी वैसी की वैसी हो। कम से कम उन बेचारों को इंसान होने का दर्जा तो दो। मगर मैं कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें साफ कह दिया कि मुझे अपने घर की दहलीज के आसपास इस किस्म के लोग नहीं दिखने चाहिए। काफ़ी दिन मेरी ज़िंदगी में सुकून रहा और मुझे किसी हिजड़े की शक्ल दिखाई नहीं दी। शायद उन लोगों ने मेरे डर की वजह से मेरे सामने आना छोड़ दिया था, या शायद कोई और वजह थी। मगर बहरहाल मैं खुश थी कि उनकी शक्लें देखने से मैं बच गई थी। मुझे अब भी कभी कभी उस हिजड़े की बद्दुआएं याद आती थीं तो एक लम्हे को मेरा दिल दहल जाता था, मगर फिर मैं हंस पड़ती थी कि भला उसकी बद्दुआएं मुझे कैसे लग सकती हैं। उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं किसी हिजड़े से ब्याही जाऊंगी, और मेरा शौहर तो एक मुकम्मल इंसान था। मैं हर तरफ से बेफिक्र होकर अपनी शादी की तैयारी करने लगी। निकाह वाले दिन मेरा दिल सुबह से ही बेचैन था और मुझे अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को यही समझा रही थी कि उस हिजड़े की बद्दुआ मुझे किसी तरह भी नहीं लग सकती, तो मुझे अपना दिमागी सुकून ख़राब नहीं करना चाहिए। निकाह हो गया और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया और मैं वहीं बैठकर अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद मेरे शौहर दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने मेरा घूंघट उठाया और मैंने अपना हाथ आगे किया कि चलो अब मेरी मुँह दिखाई दो, तो वो एकदम बेड से छलांग लगाकर उतर गया। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी कि ये क्या करने वाला है, तो उसने जो किया वो देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने बिल्कुल हिजड़ों की तरह ताली बजाई और मटक मटक कर कहने लगा, अरे मुँह दिखाई तो तू मुझे देगी ना। ये सब क्या था? मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने चिल्ला कर कहा कि तुम एक हिजड़े की तरह क्यों बातें कर रहे हो? वो तो मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा था, बल्कि उसने कमरे में म्यूज़िक लगाकर हिजड़े की तरह डांस करना शुरू कर दिया। उस पल उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो मेरा शौहर है और एक मुकम्मल मर्द है, बल्कि जो भी देखता वो यही समझता कि वो थर्ड जेंडर का फ़र्द है। उसे इस रूप में देखकर मेरे होशो हवास जाते रहे और मैं एकदम बेहोश होकर गिर गई। मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में अपने बिस्तर पर थी और मैं दुल्हन वाले लिबास में थी।
जबकि मेरे इर्द गिर्द मेरे सारे ससुराल वाले और मेरे माँ बाप भी परेशान खड़े थे। ये सब कुछ क्या था? कुछ पल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर जैसे ही रात का सारा वाक़या मेरी आंखों के सामने आया तो मैं एकदम से चीख मारते हुए उठ गई। जल्दी से मेरे शौहर मेरे सामने आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, क्या हुआ? तुम क्यों डर गई हो? मैंने उलझ कर उसे देखा तो उससे पहले जैसा ही पाया। तो फिर वो रात को क्या था, उसका वो सब करना और उसका वो नाचना, तालियां बजाना, वो सब क्या था? मैं सबको बता देना चाहती थी कि रात को मैंने उसको किस हालत में देखा था, मगर अभी मुझे खुद शक हो रहा था कि क्या मैंने जो कुछ देखा वो वाकई मेरा वहम था। क्योंकि मेरा शौहर का कहना था कि जब वो कमरे में आया तो उस वक्त मैं बेहोश थी। मैं खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी कि कल रात का जो भी मंजर था वही ख्याल था या वहम था, या फिर सच में ऐसा ही हुआ था। और अब मेरा शौहर कोई गेम खेल रहा था। मैं बहुत बुरी तरह से उलझ कर रह गई और चुपचाप अस्पताल से वापस अपने घर आ गई। वलीमे के फंक्शन की तैयारियां होने लगी। मैं वलीमे के लिए तैयार होने पार्लर चली गई। जब मैं पार्लर से बाहर निकली तो मुझे वही हिजड़ा नज़र आया जिसने मुझे बद्दुआ दी थी। मुझे देखकर इस बार वो डरा नहीं, बल्कि मेरे सामने आ गया। हंसते हुए कहने लगा कि मैडम देखो, जो मैंने बद्दुआ दी थी कबूल हो गई ना। तुम्हारा शौहर तो वाकई में हिजड़ा ही निकला। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक काँप कर रह गई। ये राज उसे कैसे मालूम हुआ कि रात को हमारे कमरे में क्या हुआ था? इससे एक बात ये भी साबित हो गई कि रात को जो कुछ भी मैंने देखा था वो सच में हकीकत थी, वो मेरा ख्वाब नहीं था। मैं हैरान रह गई और उससे कहने लगी कि तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरा शौहर को क्यों तुम्हारी तरह का निकलेगा? वो तो मुकम्मल इंसान है और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। कहने लगा कि मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। चलो, अगर तुम्हें कल रात का वाक़या ख्वाब लग रहा है तो फिर आज रात दोबारा तैयार रहना। वो सब कुछ होगा तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि तुम्हारा शौहर तो सच में मेरा जैसा है और तुम्हें मेरी बद्दुआ लगी है। मैं जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई। मुझे उससे डर सा लगने लगा कि कहीं वो मेरी सोचों को तो नहीं पड़ रहा है, वरना उसे ये सब कैसे मालूम हुआ। वलीमे का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार हुआ था और मैं फंक्शन दौरान बस अपने शौहर की तरफ देख रही थी। उसकी हरकतों पर गौर करती रही और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वही है जिसने रात को इतना तमाशा किया था। वो उस वक्त एक मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे इंसान की तरह एक से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। वो एक मुकम्मल मर्द दिख रहा था। उसकी किसी भी हरकत से मुझे ऐसा शक नहीं हुआ कि वो कुछ और भी हो सकता है। मैंने सोचा कि ज़रूर वो हिजड़ा मुझे तंग कर रहा होगा, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे हमारे घर के अंदर के मामलात की भी खबर हो। वो अपनी तरफ अंदाज़े लगाकर जानबूझकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा होगा, वरना मेरा शौहर तो एक मुकम्मल मर्द है। मैं कमरे में शौहर का इंतज़ार कर रही थी कि कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कमरे में आ गया। मैंने कुछ पल उसके बोलने का इंतज़ार किया, फिर मैं खुद ही कहने लगी कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था? उसने कुछ भी जवाब देने के बजाय अपने मोबाइल पर एक गाना चला दिया और फिर वो होने लगा जो कल रात हो चुका था, बल्कि अब तो कल से भी बढ़कर तमाशा हुआ। उसने मेरे सर से दुपट्टा खींचा और अपने सर पर ले लिया। आईने के सामने से मेरा सारा मेकअप का सामान अपने मुंह पे लेप लिया और हाथ नचा नचा कर डांस करने लगा। मैं तो उसका ही ऐसा रूप देखकर मरने वाली हो गई थी। तो इसका मतलब यही था कि वो हिजड़ा बिल्कुल सही कह रहा था। उसने जो भी मुझे बद्दुआ दी थी वो मुझे लग गई थी। मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी हकीकत सबके सामने खोल कर रख दूंगी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी ही थी कि उसने मुझे हाथ से पकड़ कर खींचा और बेड पर फेंक दिया। मेरा सर टेबल के कोने से टकराया और मैं एक बार फिर बेहोश हो गई। इस बार मुझे होश आया तो मैं अपने माँ पापा के घर पर थी। मम्मी ने मुझे बताया कि मेरा शौहर रात को ही मुझे यहाँ पर छोड़कर गया था। मम्मी कहने लगी कि क्या तुम्हारी उससे कोई लड़ाई हुई है, क्योंकि तुम बेहोश थी और वो गुस्से में था। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि ये क्या माजरा है, वो मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ गया? गुस्से में तो मुझे होना चाहिए था। उसने मुझसे अपनी असलियत छुपाई और वो उल्टा मुझ पर ही चढ़ा था। अभी तक उसकी असलियत मैंने किसी को भी नहीं बताई थी और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया था कि मैं उसकी असलियत सबको बता दूं। मैंने मम्मी को कहा कि उसे कॉल करके बुलाएं, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सबको पता चल जाएगा कि मैं क्यों उन 2 दिनों में बेहोश होती रही और मैं यहाँ पर क्यों और किस लिए आई। बल्कि उसके घर वालों को भी बुला लें, उनको भी तो पता हो कि उन्होंने हमारे साथ क्या धोखा किया है। मेरी नज़र में वो सब घर वाले कसूरवार थे जिन्होंने अपने बेटे की सच्चाई छुपाकर मुझसे उसकी शादी करवा दी। एक हिजड़े को मेरा शौहर बनाकर मेरे सर पर थोप दिया। थोड़ी देर में ही मेरा शौहर और मेरे सारे ससुराल वाले हमारे घर पर थे। मुझे तो ये था कि हम उन लोगों पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। मेरी सास ने तो आते ही मेरी माँ पर चीखना शुरू कर दिया कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपनी लड़की की असलियत छुपाकर मेरे हीरे जैसे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है।
मैं समझ नहीं पाई कि वो किस धोखे की बात कर रही हैं। धोखा तो मेरे साथ हुआ था। इससे पहले कि मैं सारी सच्चाई बताती, मेरा शौहर आगे बढ़ा और मेरी मम्मी पापा से कहने लगा कि आप दोनों को अपनी बेटी की सच्चाई मालूम थी, इसके बावजूद आपने इसकी शादी मुझसे करवा दी। मैं चिल्ला कर बोली कि कैसे सच्चाई? सच्चाई तो तुमने मुझसे अपनी छुपाई है। वो सबके सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगा कि हकीकत तो यह है कि तुम एक लड़की हो ही नहीं, बल्कि तुम हिजड़ा हो और तुमने धोखे से मुझसे शादी की है, अपनी असलियत नहीं बताई। ये सब सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। इससे पहले कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आती, उसने तो वही इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। उसका यूँ कहना था कि सब घरवाले और ख़ानदान वालों की नज़रें मुझ पर टिक गईं। सबके चेहरे पर हैरानी थी। मैंने चीख कर कहा कि ये सब इंसान झूठ बोल रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि ये खुद हिजड़ा है और अब ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है। मैं चीख चीख कर उन 2 दिनों की कहानी सबको बताती रही, मगर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और सब उसी की बात पर यकीन करने लगे। यहाँ तक कि मेरे माँ और बाप का सर शर्म से झुक गया। मम्मी कहने लगी कि बेटी, हमें माफ़ कर देना, हमने तेरी सच्चाई तुझसे छुपाई है। तुम एक मुकम्मल लड़की नहीं हो। हमने तो इसलिए तुम्हारी शादी कर दी कि शायद ये शख्स तुम्हारा पर्दा रख लेगा और किसी को भी नहीं बताएगा, मगर देखो इसने तुम्हें सब लोगों में शर्मिंदा कर दिया। ये सब सुनकर तो मैं पागल ही हो गई थी। मैं तो उसकी हकीकत सबके सामने खोलने जा रही थी और यहाँ मेरी अपनी हकीकत मेरी अपनी ज़ाती शक में आ गई थी। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है कि मैं एक मुकम्मल लड़की हूँ, मुझ में ऐसा कोई भी नुक्स नहीं है। माँ कहने लगी कि हाँ, तुम एक लड़की हो, मगर फिर भी तुम में कमी है, तुम एक मुकम्मल लड़की नहीं हो। अगर हम तुम्हारी परवरिश इस तरह से ना करते तो शायद सब लोग तुम्हें भी हिजड़ा ही समझते। सब घर वाले अब यूँ मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ अजूबा हूँ। और ये सारे मामले में मेरे शौहर का सच तो जैसे पीछे ही चला गया था, क्योंकि मेरी बात पर तो किसी ने यकीन ही नहीं किया था। मैं वहीं बैठकर रोने लगी और सब लोग धीरे धीरे मेरे पास से उठकर चले गए। मेरा शौहर मेरे पास आया और अजीब से लहजे में कहने लगा, आज तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी असलियत सबको बताओगी और अपनी छुपा लोगी? हम दोनों ही अधूरे इंसान हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार लें। इस तरह हम दोनों का ही पर्दा रह जाएगा। मैं उसकी बातों पर क्या ध्यान देती, मुझसे तो ये सब कबूल ही नहीं हो रहा था कि मुझे मेरी माँ मेरे बारे में क्या सच बताकर गई हैं। वो भी उठकर चला गया और मैं अकेली रोती रह गई। ये सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़रूर मुझे उसी हिजड़े की बददुआ लगी थी जिसे मैंने धुतकार दिया था और जिसकी मैंने बेइज्जती की थी। और ये भी तो एक सवाल था कि उसे कैसे पता था कि मेरा शौहर हिजड़ा है। मैं उसी वक्त गाड़ी लेकर निकल गई और उसको ढूंढने लगी। जिस मार्केट में वो उस दिन मुझे मिला था, उसने कहा था कि वो यहीं पर रोज़ाना भीख मांगता है। मैं वहाँ पर गई और उसके साथियों से उसके बारे में मालूम किया। किसी ने बताया कि वो आज काम पर नहीं आया, बल्कि अपने घर पर है। मैंने उसके घर का पता लिया और वहाँ चली गई। जैसे मैं उस कच्चे से घर के दरवाजे पर पहुँची तो मैंने वहाँ अपने शौहर की खड़ी गाड़ी देखी। मैं हैरान हुई, ये भी यहाँ पर है। मैं अंदर गई तो अंदर का मंजर तो और भी हैरान करने वाला था। वो हिजड़ा और मेरा शौहर दोनों गले मिल रहे थे। मुझे ये सब समझ नहीं आया कि मेरा शौहर उससे क्या काम और क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मुझे देखकर वो दोनों एकदम से चौंक गए और घबरा गए। मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उल्टा मुझसे सवाल करने लगा कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। मैंने जवाब में कहा कि मैं तो इस हिजड़े से माफ़ी मांगने आई थी, क्योंकि इसी की बद्दुआ की वजह से मुझे तुम जैसा शौहर मिला। और देखो तो सही, मुझ पर मेरी अपनी हकीकत भी खुल गई कि मैं कौन हूँ। मैंने उस हिजड़े के सामने हाथ जोड़ दी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो और अपनी बद्दुआ वापस ले लो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे ये भी समझ आ गई है कि हम चाहे लड़का पैदा हो या लड़की, या इनमें से कोई भी हो, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये सब तो कुदरत की मर्ज़ी पर है। आज जब बात मुझ पर आई तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी जैसे पैदा हुई उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम लोग भी जैसे पैदा हुए हो उसमें तुम लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। तो फिर मैं क्यों इतनी नफ़रत करती रही? तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मुझे खुदा भी माफ़ कर देगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। वो दोनों बहुत हैरानी से मुझे माफ़ी मांगते हुए देख रहे थे। फिर उस हिजड़े ने मेरे शौहर की तरफ देखा और कहने लगा, देखो साहब, तुम्हारी बीवी को एहसास हो गया है कि वो गलत थी। मैंने उसे माफ़ किया, तुम भी उसे माफ़ कर दो, उसे सब सच बता दो। मैं चौंक गई और पूछा कि ऐसा क्या सच है? मेरा शौहर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ, बल्कि हम सब ने तुम्हारे साथ एक खेल खेला था ताकि तुम्हें एहसास दिलाया जा सके कि तुम कितनी गलत हो। इस हिजड़े ने कुछ अरसे पहले मेरी जान बचाई थी। तब से मेरी इसके साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा मोहसिन है।
मगर तुम जब इससे मिली तुमने इसकी इंसल्ट की और इसके साथ बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि इसे थप्पड़ भी मार दिया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मैं इस रिश्ते को भी ही तोड़ देता, मगर तुम मेरी मोहब्बत थी तो मैंने तुम्हें सही रास्ते पर लाने का सोचा। मैंने इससे कहा कि ये तुम्हें बद्दुआ दे, और फिर मैंने जानबूझकर शादी की दोनों रातों में तुम्हारे सामने हिजड़ा बनने का नाटक किया। और आज जो कुछ भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने कहा और जो भी तमाशा हुआ वो भी सब एक नाटक ही था। हम सब आपस में मिले हुए थे और हमारा मकसद सिर्फ यही था कि तुम्हें एहसास दिलाया जाए कि किसी भी इंसान में जो कमी होती है वो उसकी अपनी रजामंदी या मर्जी से नहीं होती, बल्कि वो खुदा की देन होती है। ना तो मैं हिजड़ा हूँ, ना ही तुम कोई अधूरी लड़की हो। हम दोनों ज़ाहिरी तौर पर एक मुकम्मल हैं, मगर अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं और हमें दूसरों का एहसास बाकी नहीं है तो फिर हम हमेशा अधूरे ही रहेंगे। हम कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। मैंने ही अपने माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ बताकर अपना साथ देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। ये सब सुनकर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। उन लोगों ने मेरे साथ कितना भयानक मजाक किया, बल्कि मैं तो खुश थी कि मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं था। मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी कि मैंने जो कुछ भी पास्ट में किया था मैं उस पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने अपने शौहर के साथ जाते जाते एक बार फिर उस हिजड़े से माफ़ी मांगी तो उसने मुझे मुस्कुरा कर कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा सलूक मत करिएगा। मैंने वादा किया कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा और अपने शौहर के साथ अपने ससुराल चली गई। सब लोग मेरी काया पलट देख कर बहुत हैरान हुए थे और मैंने एक अच्छी इंसान बनने का अहद करके अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।